प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व के टॉपिक में हमने चीन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से चीन में साम्राज्यवाद का विकास हुआ और चीन शोषण का शिकार हुआ। साम्राज्यवाद चीन में विकसित हुआ। चीन में ब्रिटेन और अन्य देशों ने साम्राज्यवाद का विकास किया। जो चीन स्वयं को सभ्य मानता था और किसी भी विदेशी सभ्यता को आने से रोकना चाहता था, उसी चीन को विवश होना पड़ा और वो उसकी व्यवस्था हमने पढ़ी थी। अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। अफीम युद्धों के कारण से चीन पूरी तरीके से टूट गया और चीन की दुर्बलता सभी के सामने आ गई। इसलिए अन्य देशों का भी मनोबल बढ़ गया और अन्य देश भी चीन की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम उन्होंने रखे और चीन का जो है शोषण शुरू हो गया। इसी के लिए जगह जगह आंदोलन भी हुए। इसमें आंदोलन का कारण विदेशी लोगों का आगमन तो था ही, लेकिन इसके साथ में जो वहाँ की मंचू सरकार थी उसके विरोध में भी आंदोलन हो रहे थे। इसलिए जो आंदोलन हुए चीन में 1900 ईस्वी में, उसे बक्सर आंदोलन के नाम से जाना गया। उस आंदोलनों को बक्सर आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके बाद में 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई। हालांकि इस क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन ये क्रांति हुई 1911 ईस्वी में। और इस क्रांति होने के कारणों की भी अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन से कारण रहे इस क्रांति को शुरू करने के लिए। पहला कारण है विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। चीन के लोग नहीं चाहते थे कि विदेशी लोग आकर के उनको लूटें, वहाँ पर शासन करें। इसलिए विदेशी शोषण के विरुद्ध आंदोलन चीन में हुआ। चीन के लोग शासन को ईश्वरीय साम्राज्य के रूप में देखते थे। ये मानते थे कि चीन का जो साम्राज्य है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। और जब विदेशी लोग चीन में आ गए तो चीन के लोगों का जो गौरव था वो ये मान के चलते थे कि चीन को कोई झुका नहीं सकता, चीन की जो सभ्यता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसमें कमी नहीं ला सकता। तो चीन का जो गौरव है कहीं न कहीं विदेशियों के आगमन से नुकसान में गया। और इसके साथ ही चीन के जो लोग हैं वो आर्थिक शोषण का शिकार हुए। यानी जो विदेशी जो लोग थे उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। इसलिए आम जनता इसके विरोध में आ गई और जो है विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई चीन में। दूसरा कारण सुधारों की असफलता। चीन में जो भी सुधार हो रहे थे, मंचू सरकार ने लोगों को संतुष्ट रखने के लिए या आंदोलन नहीं होने देने के लिए सुधारों की कोशिश की, लेकिन ये सुधार सफलता नहीं दिला पाए। जो चीन की जो रानी थी, जो साम्राज्य थी तजुसी, उसने सुधारों की जो बात की वो पूरी नहीं हुई। इसलिए सुधारों की भी असफलता यहाँ पर रही। इसके बाद में तीसरा कारण हम जान लेते हैं नवीन पीढ़ी और नवीन विचार। नवीन पीढ़ी और नवीन विचार। अब इसे समझने के लिए हम ये जान लेते हैं
कि नवीन पीढ़ी और नवीन विचारों का जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब विदेशी लोग चीन में नहीं आए थे उस समय तक जो चीन के लोग थे वो बाहर भी नहीं जा पाते थे, विद्यार्थी भी बाहर नहीं जा पाते थे। लेकिन चीन में विदेशी लोग आ गए तो उनके संपर्क से चीन के जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने के लिए जो है अमेरिका और जापान जैसे देशों में गए। वहाँ से जो है उनको नए विचार सीखने को मिले और ये जानने का अवसर मिला कि जो विदेशी जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो है सोच रखते हैं चीन के बारे में, किस प्रकार से साम्राज्यवादी विचारधारा वो रखते हैं। तो नवीन पीढ़ी तैयार हुई। अब जो परंपरावादी थे चीन में उनकी तरह उन्होंने सोचना बंद कर दिया और अब जो है नवीन पीढ़ी में नवीन विचार आ गए थे और ये विचार आए अमेरिका और जापान या अन्य देश में जाने से, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने से। इसलिए ये विद्यार्थी अमेरिका, जापान और अन्य देशों में जाकर के जब वापस चीन में लौटे तो इनके नए विचारों से जो है अन्य लोग भी जागृत हुए और ये क्रांति का कारण बना। तीसरा कारण आर्थिक अवनति एवं प्राकृतिक प्रकोप। तो आर्थिक अवनति, तो मंचू जो सरकार थी वो आर्थिक शोषण से छुटकारा नहीं दे पा रही थी और दूसरी तरफ जो है विदेशी भी आकर के लूट रहे थे चीन को, लेकिन मंचू सरकार इसमें भी विफल हो रही थी। तो आर्थिक अवनति जो है हो रही थी मंचू सरकार की तरफ से भी और दूसरी जो विदेशी जो लोग आ रहे थे उनकी लूट से भी। दोनों प्रकार से आर्थिक अवनति जो है चीन के लोगों की हो रही थी। और इसके साथ ही उस समय प्राकृतिक प्रकोप भी बढ़ रहा था, अर्थात चीन में बाढ़ आ रही थी। इसलिए लाखों लोग जो हैं इसके शिकार हो गए और इसकी चपेट में आ गए। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप के कारण से जो नुकसान हुआ वो नुकसान जो है मंचू सरकार नहीं दे पाई, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई और इसलिए जो लोग हैं उनका विचार ये बन गया कि जो सरकार आपातकाल में कोई सहायता नहीं कर सकती, ऐसी सरकार से हमें छुटकारा चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो प्राकृतिक आपदा के समय अपनी जनता की, अपनी पब्लिक की कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए आर्थिक अवनति एवं प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी चीन की क्रांति का कारण बना। पांचवा कारण प्रवासी चीनियों का प्रभाव। प्रवासी चीनियों का प्रभाव कैसे कि जब विदेशी आ गए यहाँ चीन में तो पढ़ने के लिए विद्यार्थी कहाँ गए, अमेरिका चले गए या अन्य देशों में चले गए, जापान में चले गए। और जो है जब अमेरिका में ज़्यादा संख्या हो गई चीन के विद्यार्थियों की तो अमेरिका ने चीन के विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप नहीं आ सकते, अब आप यहाँ पर जो हैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो अमेरिका गए थे प्रतिबंध के कारण से वापिस अपने वतन चीन को लौटे और इन विद्यार्थियों में एक विदेशियों के प्रति घृणा थी और वो अपने देश के लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि किस प्रकार से ये लोग जो है चीन को लूट रहे हैं। उन्होंने जो है उनको जाकर के देखा है, नज़दीक से देखा है, उनके शासन को देखा है। इसलिए ये लोग चीन को लूटने के लिए आए हैं, विकास करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए प्रवासी चीनियों का प्रभाव जो है वो चीन के लोगों पर पड़ना तय था, सुनिश्चित था। छठा कारण क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। तो इन लोगों की जागृति के कारण से चीन में दलों का गठन होना शुरू हो गया, क्रांतिकारी दल जो हैं बनने शुरू हो गए और इन दलों ने अब अन्य लोगों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया, इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार कर लिया। इसलिए क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विकास ने भी चीन की क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद में अपन देख लेते हैं इस क्रांतिकारी
जो प्रवृत्ति थी उसके विकास में डॉक्टर सन्यास सेन ने भी अहम भूमिका निभाई और डॉक्टर सन्यास सेन ने चीन के लोगों को जागृत किया, उनमें अपने देश के प्रति सम्मान की भावना को विकसित किया। डॉक्टर सन्यास सेन के परिचय के बारे में भी देख लेते हैं। डॉक्टर सन्यास सेन का जन्म हुआ 12 नवंबर 1866 ईस्वी में एक निर्धन परिवार में, और 1882 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ में जो है ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद में सिंग चुंग हुई सभा का गठन किया और 1894 में इस सिंग चुंग हुई का कार्यालय भी स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से डॉक्टर सन्यास सेन का परिचय रहा और इन्होंने चीन की जनता को जागृत करने का प्रयास किया और उन्हीं के क्रांतिकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप चीन में क्रांति हुई। 7वां कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक जो कारण जो बना वो विदेशी कंपनी द्वारा रेल मार्ग बनाना रहा। जो विदेशी कंपनी थी वो रेल मार्ग बना रही थी, इसलिए चीन के लोगों में यह आक्रोश उत्पन्न हो गया कि ये जो धन है वो या जो रोजगार हैं वो चीन के लोगों को मिलना चाहिए, विदेशी लोगों को जो है नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये इसका तात्कालिक कारण रहा और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और चीन में ये क्रांति जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। तो ये तात्कालिक कारण हैं। अब चीन में जो क्रांति हुई ये असफल हो गई और इन असफलता के कारणों की भी अपन बात कर लेते हैं। असफलता के कारण, पहला कारण युआन शी काई का प्रतिक्रियावाद, यानी जब चीन में क्रांति हुई तो उसमें मंचू सरकार का समापन हो गया, लेकिन उसके बाद में दिसंबर 1915 में शासन सूत्र युआन शी काई के हाथों में आ गया, उसको सौंप दिया और युआन शी काई का जो प्रतिक्रियावाद है वह भी इस असफलता का कारण है, क्योंकि इस शासक ने भी कुछ कार्य नहीं किया, मंचू सरकार की तरह ही ये भी कार्य करता रहा। इसलिए युआन शी काई का प्रतिक्रियावाद या उसका जो कार्य करने की जो शैली थी उसके कारण से भी इस चीन की क्रांति को असफलता मिली। दूसरा कारण है राष्ट्रीय भावना का विकास। चीन में राष्ट्रीय भावना का विकास पूर्णतया नहीं हुआ था, अभी भी जो है उसमें कमी नज़र आ रही थी। सारे लोग जो हैं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नहीं थे, इसलिए चीन में जो क्रांति हुई वो असफल हो गई। तीसरा इसके असफलता का कारण है जनता में जागृति का अभाव। चीन की जनता अभी तक जो है विदेशियों की लूट को समझ नहीं पाई थी और वो ये नहीं समझ पाई थी कि विदेशी लोग या जो मंचू सरकार हैं वो किस प्रकार से उनका नुकसान कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए जनता में जागृति के अभाव के कारण से चीन की जो जनता थी या संपूर्ण जनता थी उसने जो है वो जागरूकता नहीं दिखाई, अर्थात चीन की क्रांति में चीन के लोगों ने पूरी तरीके से भाग नहीं लिया, इसलिए चीन की क्रांति असफल हो गई। चौथा कारण जनता की आर्थिक दुर्दशा। चीन के जो लोग थे वो मंचू सरकार और विदेशियों का शिकार हो रहे थे, इसलिए वो इस प्रकार से सोच भी नहीं सकते थे कि देश के बारे में उनका जो है सोच अपनी आर्थिक स्थिति तक ही सीमित था कि उनको कार्य करना है, उनको रोजगार प्राप्त करना है। इसलिए जो है राष्ट्रीय और जो है उनको किसी अन्य जो है भावना से कोई मतलब नहीं था। तो जनता की आर्थिक दुर्दशा के कारण से भी जो है ये क्रांति असफल हुई। तो ये क्रांति के असफलता के कारण हैं। और पहले हमने बात की चीन की क्रांति के कारणों की। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डॉक्टर सन्यास सेन के सिद्धांतों के बारे में। डॉक्टर सन्यास सेन जिसका अपन ने अभी जो है विचार विमर्श किया इसमें कि इनके जन्म के बारे में, इनके परिचय के बारे में। अब इनके जो है सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत जो हैं
डॉक्टर सन्याल सेन ने दिए। पहला सिद्धांत राष्ट्रीयता, दूसरा लोकतंत्र और तीसरा सामाजिक न्याय। तो राष्ट्रीयता का सिद्धांत, डॉक्टर सन्याल सेन का ये मानना था कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना नहीं होगी तब तक चीन का विकास नहीं होगा और चीन के लोग विदेशियों का शिकार होते रहेंगे, जो मंचू सरकार है उसका शिकार होते रहेंगे। इसलिए उसके लिए राष्ट्रीयता की भावना होना जरूरी है, क्योंकि उस समय चीन बड़ा क्षेत्र था, भूभाग था, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसलिए वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तक ही सीमित थे, अपने राष्ट्र के बारे में सोच नहीं रखते थे। इसलिए डॉक्टर सन्याल सेन ने कहा कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा तब तक जो है ये क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, हमें लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना होगा। इसलिए राष्ट्रीयता का जो है उन्होंने सिद्धांत दिया पहला। दूसरा सिद्धांत लोकतंत्र। डॉक्टर सन्याल सेन का मानना था कि राजतंत्र उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए लोकतंत्र, जो कि चीन की जनता का भला कर सके। और उनका मानना था कि ये चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र उनको मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोकतंत्र एक साथ ही उनको दिया जाए, नहीं, उनको चरणबद्ध तरीके से दिया जाना चाहिए। और ये चरण जो है डॉक्टर सन्याल सेन ने बताए। पहला सैनिक शासन, कि चीन में सबसे पहले सैनिक शासन जो है लागू हो और ये 3 वर्ष का रहें, और इसमें जो भी अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको सज़ा दी जाए और जो है पूरे समाज में सुधार किया जाए, लोगों को सुधारा जाए। 3 वर्षों के लिए ये शासन रहे। दूसरा काम चलाऊ संविधान, कि जब सैनिक शासन समाप्त हो जाए या 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद में काम चलाऊ संविधान से लोकतंत्र जो है चलाया जाए और इसका समय 6 वर्ष का रखा जाए। और इसमें संविधान का जो है निर्माण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए लोकतंत्र के बारे में और उसका संगठन बनाया जाए। तो ये जो है काम चलाऊ संविधान रहे 6 वर्ष में, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो कुछ ही समय में तैयार नहीं हो सकता चीन में, इसलिए 6 वर्ष में जो है काम चलाऊ संविधान बनाया जाए। और इसके बाद में 6 वर्ष के बाद में जो है जो सैनिक शासन है वो समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह जो है संवैधानिक सरकार का निर्माण किया जाए, यानी लोकतंत्र जो है वो जो है पूरा हो इसमें, तो संवैधानिक सरकार का निर्माण हो। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से जो है वो लोकतंत्र चीन में स्थापित हो। पहले सैनिक शासन 3 वर्ष का रहे, उसके बाद में काम चलाऊ संविधान बनाया जाए 6 वर्ष के लिए, 6 और 3 9 साल, और उसके बाद में जब 9 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में संवैधानिक सरकार बनाई जाए, एक जो है सच्चा लोकतंत्र चीन में कायम किया जाए। ये तभी जो है संभव है जब चीन के लोगों को हम इसके प्रति जो है राष्ट्रीयता की भावना उनमें बनाएं, राष्ट्रीयता का विचार उनमें लाएं, राष्ट्रीयता की भावना उनमें पैदा करें, तब जाकर के जो है हम दूसरे सिद्धांत की ओर अग्रसर हो सकते हैं, लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सन्याल सेन ने क्रांतिकारी लोगों को ये समझाया कि पहले आप जो है लोगों को राष्ट्रीयता समझाएं, राष्ट्रीयता की भावना उनमें जो है जागृत करें और उसके बाद में लोकतंत्र का हम जो है सपना देखेंगे। लेकिन वो लोकतंत्र का सपना जो है हम चरणबद्ध तरीके से देखेंगे और वो उसके चरण होंगे। पहला सैनिक शासन जो 3 वर्ष का रहेगा, दूसरा काम चलाऊ संविधान जो 6 वर्ष का रहेगा और तीसरा संवैधानिक सरकार बनाई जाएगी। तो ये जो है लोकतंत्र के जो है चरणबद्ध तरीके से आगे जो है लोकतंत्र बढ़ेगा। तीसरा सिद्धांत दिया सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्याल सेन का मानना था कि जब तक हम लोगों में समानता नहीं ला पाएंगे तब तक जो है लोकतंत्र काम का नहीं है। इसलिए
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, अपार उनके पास में धन दौलत हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके पास में खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गरीब व्यक्ति के पास में भी वो सारे अवसर मिले जो पूंजीपति व्यक्ति को मिलते हों। इसलिए सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है वो समाजवाद का आभास कराता है डॉक्टर सन्याल सेन का। और डॉक्टर सन्याल सेन ने सामाजिक न्याय के द्वारा विदेशी पूंजीपतियों का जाल काटने का प्रयास भी किया कि विदेशी जो पूंजीपति हैं वो चीन में पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगा करके आर्थिक शोषण करते हैं, और वो आर्थिक शोषण एक गरीब व्यक्ति का होता है, एक निर्धन व्यक्ति का होता है। और इसलिए जो है सामाजिक न्याय के द्वारा इन चीन के लोगों को, इन साधारण लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाए, और इस प्रकार से जब उनको न्याय मिलेगा तो चीन के लोगों का विकास होगा। चीन का जब विकास होगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वह किसी भी विदेशी ताकत के जो है शिकंजे में नहीं फंसेगा। और इसलिए डॉक्टर सन्याल सेन ने 3 सिद्धांत दिए। हम और देख लेते हैं। राष्ट्रीयता, यानी चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जाए, अपने देश के बारे में जो है वो जागृति फैलाई जाए, उनके मन में ये बात आए कि उन्हें अपने देश का भला सोचना है, व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं उनको छोड़ करके देश के बारे में सोचना है, देश के विकास के बारे में सोचना है, और इन विदेशी शक्तियाँ हैं उनको चीन से भगाना है। और उसके बाद में लोकतंत्र कायम करना है। तो उसके लिए लोकतंत्र जो है वो इतनी आसानी से कायम होने वाला नहीं है, और उसकी जड़ें हैं वह बहुत ही मजबूत हैं। इसलिए जो है 3 चरणों में इसका जो है वो क्रमबद्ध तरीके से लोकतंत्र कायम होगा। पहला सैनिक शासन 3 वर्ष का, दूसरा काम चलाऊ संविधान 6 वर्ष का, और तीसरा संवैधानिक सरकार की स्थापना। तीसरा, जब लोकतंत्र जो है कायम हो जाएगा और जो है सैनिक शासन के द्वारा जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अपराध हैं वो समाप्त हो जाएगा, तो जो है फिर एक काम चलाऊ संविधान का निर्माण होगा और उसके बाद में फिर संवैधानिक सरकार बनाई जाएगी। तीसरा सिद्धांत, जब राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो गया, लोकतंत्र कायम हो गया, तो फिर सामाजिक न्याय दिलवाई जाए, सभी को समानता दिलवाई जाए, गरीब व्यक्तियों का ध्यान रखा जाए, और इन्हें जो है विदेशी ताकतों से जो है छुटकारा दिलवाया जाए। तो ये जो है डॉक्टर सन्याल सेन के 3 सिद्धांतों की हमने बात की, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और तीसरा है सामाजिक न्याय। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।